हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, वेलकम टू द सेशन एवरीवन। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अच्छा, एक चीज और, आज रिजल्ट आने वाला है। फ्री मास्टर क्लास इज एक्सक्लूसिवली फॉर ऑल डेटा। वन सेकेंड, हाँ ओके, अब से एडवर्टीजमेंट्स। ओके, तो आज तो आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आने वाला है। जितने बच्चों का एग्जाम क्लियर हुआ था और वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू तक गए थे, ऑल द बेस्ट आप सभी को। मेरी गुड विशेस आप सभी के साथ हैं। जैसे ही रिजल्ट आए मुझे बताना ज़रूर। मैं भी उतने ही एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रही हूँ आपके रिजल्ट का जितना आप वेट कर रहे हो। तो मुझे सभी लोग बताएंगे ज़रूर। कहाँ पर बताएंगे? या तो मेल पे बता देना या व्हाट्सएप पे बता देना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ, और सफलता पार्टी भी करेंगे हम इस बार। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो सफलता पार्टी भी प्लान्ड है आप सभी के लिए। 13 ऑफ अप्रैल को सफलता पार्टी प्लान्ड है दिल्ली में, तो वो भी करेंगे। बट पहले रिजल्ट आ जाने देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज रेवोकेशन। लास्ट में ION लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउ। आपको याद होगा हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। किसी चीज को हटा दिया गया तो उसको क्या कर दिया? रिवोक कर दिया, एनल कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, रेसिंड कर दिया, नलीफाई कर दिया। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? उस चीज को हटा दिया गया, मतलब उसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया? उसको डिक्लेयर कर दिया गया नल एंड वॉइड। तो इसको हम क्या, ये सारे वर्ब फॉर्म्स हैं और इसी का नाउन फॉर्म क्या है? इसी का नाउन फॉर्म है रेवोकेशन। तो किसी चीज को कैंसिल कर देना या किसी चीज को विड्रॉ कर देना, मतलब हटा देना। कैंसिल कर दिया, एनलमेंट कर दिया, रिपील भी वर्ड यहाँ ऐड कर सकते थे। रिपील कर दिया मींस उस चीज को हटा दिया। एंटोनिम्स आपने अप्रूवल दे दिया, कंफर्मेशन दे दिया, वैलिडेशन दे दिया कि भाई हाँ मेरा अप्रूवल है उस चीज को लेके। एक वर्ड होता है अप्रूव करने का, सैंक्शन करना। ये सैंक्शन बड़ा ही प्यारा वर्ड है, ध्यान से देखना। इस सैंक्शन को वर्ब की तरह और नाउन की तरह यूज करते हो तब इसका मीनिंग क्या होता है? वर्ब होता है तो अप्रूव करना, नाउन होता है तो अप्रूवल। ठीक है, लेकिन जब एक कंट्रीज के रिस्पेक्ट में लगाया जाता है कि यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर, तो उस केस में इस सैंक्शंस वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? उस केस में इसका मीनिंग हो जाता है पेनल्टीज। तो दोनों मीनिंग्स होते हैं इसके। तो जो रेवोकेशन किया स्टूडेंट वीजाज का, कि बच्चों के वीजाज ही कैंसिल कर दिए गए, स्टूडेंट वीजाज, इसकी वजह से बहुत चिंता फैल गई है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में। अच्छा, मुझे वाइड स्प्रेड वर्ड यहाँ यूज किया था, उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज अगर वाइड स्प्रेड है तो वो कैसी है? रिवाइज करते हैं। रैम्पेंट है, राइफ है। राइफ वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टामा करके लिखिएगा। प्रेवलेंट है, एक और वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है वाइड स्प्रेड का, यूबिक्विशियस है। यूबिक्विशियस का मतलब क्या होता है? सब जगह है। मतलब क्या है? ओमनी प्रेजेंट है, मतलब सब जगह है। परवेसिव है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन है वो चीज, सब जगह फैली हुई है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। ये सारे के सारे आपके एडजेक्टिव्स थे। कॉमन है बेसिकली। कॉमन का एक इडियम हमने बहुत बार पढ़ा है। कोई चीज अगर कॉमन होती है तो क्या होती है? अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब क्या होता है? वो चीज बहुत ही कॉमन है। हाँ, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सब जगह है। अगला वर्ड है इंटर्नमेंट। सबसे पहले तो लास्ट में MENT लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इंटर्नमेंट का मतलब क्या होता है? आपने किसी इंसान को कैदी बना के रखा हुआ है, इसका मतलब आपने क्या किया हुआ है? इंटर्नमेंट किया हुआ है। द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग पीपल स्पेशली ड्यूरिंग वॉर टाइम। डिटेंशन, इम्प्रिजनमेंट, कैप्टिविटी, इसका मतलब क्या है? आपने उस इंसान को अरेस्ट करके रखा हुआ है। अच्छा, यहां से एक वर्ड आता है। एक वर्ड तो होता है इनकार्सरेशन। कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो बता देती हूँ इसके रिलेटेड। इनकार्सरेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने किसी इंसान को जेल में डाल दिया है। एक्ट ऑफ पुटिंग इन जेल।
एक और वर्ड होता है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है एप्रीहेंड और एक होता है एप्रीहेंसिव। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के वर्ब और एडजेक्टिव लगते हैं कि इसका ये वर्ब फॉर्म होगा, इसका ये एडजेक्टिव फॉर्म होगा, लेकिन नहीं, इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। एप्रीहेंड का मीनिंग होता है जेल में डालना, है ना, अरेस्ट करना, जबकि एप्रीहेंसिव वर्ड का मीनिंग होता है अगर आप किसी चीज को लेके एप्रीहेंसिव हो, इसका मतलब आप क्या हो, उस चीज को लेके फियरफुल हो, आपको उस चीज को लेके क्या लग रहा है, डर लग रहा है। तो इफ यू आर एप्रीहेंसिव ऑफ समथिंग दैट मीन्स यू आर फियरफुल ऑफ इट, कि उस चीज को लेके आपको डर है किसी बात का। एंटोनिम्स फ्रीडम है, लिबरेशन है, रिलीज है। फ्रीडम का एक बहुत ही प्यारा सिनोनिम इमेंसिपेशन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इमेंसिपेशन है, इसका मतलब क्या है, फ्रीडम है। इसका वर्ब फॉर्म क्या हो गया, इमेंसिपेट कर देना, मीन्स फ्री कर देना। इमेंसिपेशन का एक और नाउन फॉर्म क्या होता है, लीवे। लीवे शब्द का मतलब क्या होता है, फ्रीडम। अच्छा, मुझे इमेंसिपेट के कुछ सिनोनिम्स रिवाइज करवा दो जल्दी से। अगर हम किसी इंसान को इमेंसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उसको फ्री कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर से इंजाम हमने हटा दिया, तो उसको एब्सॉल्व कर दिया। एक्सोनरेट कर दिया मतलब उसके ऊपर से इंजाम हटा दिया। एक्सकल्पेट कर दिया, इंजाम हटा दिया। विंडिकेट कर दिया, इंजाम हटा दिया। एक्विट कर दिया, इंजाम उसके ऊपर से हटा दिया। अच्छा, किसी इंसान को फ्री कर दिया तो रिवाइज करते हैं वर्ड्स। फ्री किया मीन्स अनलीश किया। अनलीश शब्द के दो मतलब होते हैं, एक होता है फ्री कर देना, एक मतलब होता है छोड़ देना किसी इंसान के ऊपर कोई चीज। अनब्रिडल कर दिया, फ्री कर दिया। अनफेटर कर दिया, उसके ऊपर से कंट्रोल हटा दिया। अनशैकल कर दिया मीन्स फ्री कर दिया। तो आपने क्या किया, उस इंसान को फ्री कर दिया। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीज वर वर्ब्स। ये सारे के सारे शब्द हमारे वर्ब्स थे। तो जो इंटर्नमेंट है जापानीज अमेरिकन का, तो जापानीज अमेरिकन को जो पकड़ा हुआ था, कैप्टिवेट कर दिया था, मतलब अच्छा, कैप्टिविटी से ऐसा लगता है कि कैप्टिवेट इसका वर्ब फॉर्म होगा, लेकिन कैप्टिवेट वर्ड बिल्कुल ही अलग होता है। कैप्टिवेट का मतलब क्या होता है, आकर्षित करना। कैप्टिविटी का मतलब होता है जेल में डाल देना, जबकि कैप्टिवेट इज व्हाट, आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना। तो जो जापानीज अमेरिकन को बंदी बना लिया गया था, ये एक बहुत ही खराब चैप्टर है हिस्ट्री में। हाँ, अनफेटर करना इज मुक्त कर देना। अगला वर्ड है कर्टेलिंग। अगर आप किसी चीज को कर्टेल कर रहे हो, आप उसको कम कर रहे हो, आप उसको रिड्यूस कर रहे हो, एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो आपने क्या क्या कर्टेल कर दिया, रिड्यूस कर दिया, या आप उस चीज को क्या कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, डिमिनिश कर रहे हो। और रोकने को क्या बोल सकते हैं, कंटेन कर रहे हो, चेक कर रहे हो। चेक के दो मतलब होते हैं, एक चेक का मतलब होता है टिक लगाना, ठीक कर, चेक करना कि चीज ठीक है या नहीं, और एक चेक का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, प्रून करना। प्रून किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को कट करने को क्या बोलते हैं, प्रून करना। पेयर डाउन करना मीन्स रिड्यूस करना। बालों को कट करने को क्या बोलते हैं, ट्रिम करना, मतलब आप उस चीज को कट कर रहे हो। और क्या बोल सकते हैं, कर्ब करना इज व्हाट, रोकना। स्टिफल करना इज व्हाट, गला घोटना। हिंडर करना इज व्हाट, रोकना। थ्रॉटल करना, रोकना। थ्वाट करना, रोकना। स्टिमी करना, हैम्पर करना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है कि आप उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो। एक वर्ड होता है सीवर, ये वर्ड ना बहुत बार एग्जाम में आया है। इस सीवर का मतलब होता है कट करना, ये वर्ब है। इसके जैसे सिवियर एक शब्द होता है, ये एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज बहुत ही शार्प है, बहुत ही ज्यादा है। तो सीवर और सिवियर, आई होप सभी को डिफरेंस समझ में। हाँ, इनहिबिट करना, रेन इन करना मीन्स रोकना। ऑब्स्ट्रक्ट करना, डिटर करना, सारे शब्दों का मीनिंग होता है एनकम्बर करना, राइट। एंटोनिम्स हो गए, एक्सपैंड कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। तो चिंताएं हैं कि यूएस सरकार जो रोक रही है फ्री स्पीच राइट्स को फॉरेन स्टूडेंट्स की।
एविडेंट है, कोई चीज एकदम क्लियर है, तो ये बात इस बात से एविडेंट है, इसका मतलब ये बात क्या है, क्लियर है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। क्लियरली सीन और अंडरस्टूड, क्लियर दिख रही है। ऑब्वियस है, एपरेंट है, नोटिसेबल है। एक बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है कॉन्स्पिक्युअस है। इसका मतलब ये चीज कैसी है, एकदम क्लियर है, एकदम ये चीज सबके सामने है। एंटोनिम्स हिडन है, ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, वेग है। वेग का मीनिंग क्या होता है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है, एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकता है, इक्विवोकल है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे, है ना, मर्की है, मडी है, हेजी है, क्लाउडी है, फ्रॉस्टी है, फॉगी है, फजी है। मतलब वो चीज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो जो FLN ट्रेनिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वो एकदम क्लियर था इम्प्रूव्ड क्लासरूम टीचिंग मेथड्स में, तो उसका इम्पैक्ट एकदम क्लियर था। हाँ, ओपेक है, क्लियर नहीं है, क्लाउडी है, अच्छा क्लाउडी तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, मिस्टी है, राइट, मिस्टी है। अगले वर्ड पे आते हैं ओवरहॉल। आप किसी चीज को ओवरहॉल कर रहे हो, इसका मतलब उसको पूरा रिपेयर कर रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। दैट मीन्स आप उस चीज को क्या कर रहे हो, ओवरहॉल कर रहे हो। अ थॉरो एग्जामिनेशन एंड कंप्लीट चेंज और रिपेयर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। रीवैम्प कर दिया, रेनोवेट कर दिया, रिस्ट्रक्चर कर दिया, मतलब उस चीज में आप चेंजेस ले आए। एंटोनिम्स, प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, मेंटेन करके चल रहे हो, स्टैग्नेशन है, मतलब कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो एजुकेशन सिस्टम में पूरा का पूरा रिपेयरिंग की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, जिससे कि फाउंडेशनल लिटरेसी हर बच्चे को मिले। फाउंडेशनल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि उस बच्चे को नंबर्स, कैलकुलेशन, लिखना पढ़ना ये सब आए। तो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करने की ज़रूरत है। रिवैम्प वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। एक और वर्ड एग्जाम में आता है बहुत बार, री से ही है, रेक्यूपरेट करना। रेक्यूपरेट करने का मतलब क्या होता है, रिकवर करना फ्रॉम पुअर हेल्थ। आपकी पुअर हेल्थ थी, इल हेल्थ थी, और उससे आप रिकवर कर गए, इसका मतलब आप क्या कर गए, रेक्यूपरेट कर गए। ये वर्ब होता है। प्रिकेरियस, लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो प्रिकेरियस का मतलब क्या है, वो चीज खतरे में है, वो चीज कभी भी गिर सकती है, वो चीज कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो वो चीज क्या है, प्रिकेरियस है। सिक्योर नहीं है, अनसर्टेन है, रिस्की है। अनस्टेबल है, अनसर्टेन है, हजार्डस है, मतलब खतरनाक है। चलो डेंजरस वर्ड के सिनोनिम्स बहुत दिनों से नहीं किए, चलो करते हैं। कैसी है वो चीज, पेरिलस है, परनीशियस है, नोक्शियस है, जियोपार्डस है। ये सारे डेंजरस वर्ड्स के हैं। डेट्रीमेंटल है, डेलेटेरियस है, इनमिकल है, मैलिशियस है, मेलेवोलेंट है, मैलिग्नेंट है, मेनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, इंटिमिडेटिंग है, लीथल है, फैटल है, डेडली है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ट्रेचरस है, मतलब आपको नुकसान पहुंचा सकती है, मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। दैट थिंग इज, हाँ, बेलफुल है, राइट, बेलफुल है, मेलिफिशेंट है, विक्शियस है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही मचा देगी। कैटास्ट्रॉफिक, अपने आपको थोड़ा साइड कर लेती हूँ मैं, एक सेकंड दीजिए। हाँ, कैटास्ट्रॉफिक इज व्हाट, तबाही मचा देने वाली है, कैटास्ट्रॉफिक है।
कैलमिटस है, एपोकैलिप्टिक है, हाँ नेफेरियस है, मीन्स बहुत टॉक्सिक है। इंसीडियस का मतलब होता है बहुत ही हार्मफुल है, अंदर से बहुत ही खराब सोच के आपकी तरफ बढ़ रही है, तो इंसीडियस है। तो ऑल दीज वर्ड्स मीन्स वो चीज बहुत ही ज्यादा खराब है, वो चीज बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। सबका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। नास्टी है, पार्लस है, राइट, डेंजरस है, विट्रियोलिक है। विट्रियोलिक ऑथर की टोन होती है जनरली, कि बहुत ही नेगेटिव टोन होती है, ऑथर की बहुत खराब खराब बोला होता है, उसको बोलते हैं विट्रियोलिक। वेनमस है, राइट, पॉइजनस है, वेनमस है। एंटोनिम्स सिक्योर है, स्टेबल है, सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो इतना खतरे में स्टेटस है फॉरेन स्टूडेंट्स का यूएस में, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो चुके हैं। सिनिस्टर है, सिनिस्टर भी बहुत नेगेटिव चीज के लिए यूज करते हैं। चलो अगला वर्ड है स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब समझते हो? ये वर्ड बहुत बार आता है एग्जाम में। स्क्यूड का मतलब होता है एक तरफा। कोई एक डेटा है, यहां पे इतना है और यहां पे इतना सा है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये डेटा इस तरफ स्क्यूड है। स्क्यूड का मतलब क्या है? एक तरफा है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह भी यूज कर लेते हैं। तो किसी चीज को चेंज करना उसके ट्रू और नेचुरल स्टेट से, वो नेचुरल नहीं है, एक तरफा है। डिस्टॉर्टेड है, बायस्ड है, स्लैंटेड है, एक तरफा है। एंटोनिम स्ट्रेट है, अलाइंड है, मैच कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर्वे के जो रिजल्ट्स थे वो एक तरफा थे, स्मॉल सैंपल साइज। तो क्या थे सर्वे के रिजल्ट्स? स्क्यूड थे, मतलब आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। अच्छा, एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, कोई इंसान बायस्ड होता है ना, उसका वर्ड होता है प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड का मतलब क्या होता है? वो इंसान कैसा है? बायस्ड है। उसने पहले से ही, प्री का मतलब होता है पहले से ही आपको लेके जजमेंट बना रखा है। बायस्ड है, पार्शियल है, एक तरफा है। अच्छा, एक ना प्रीजुडिस जैसा ही वर्ड होता है, बड़ा प्यारा वर्ड होता है, एग्जाम्स में भी आता है, और वो वर्ड होता है परजुरी। कोई मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता सकता है? परजुरी वर्ड का। परजुरी वर्ड होता है कि आपने कोर्ट में गीता के ऊपर शपथ ली और बोला कि जो भी मैं बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और आपने क्या अटेम्प्ट कर दी? परजुरी अटेम्प्ट कर दी, मतलब आपने झूठ बोल दिया। तो एक्ट ऑफ टेलिंग अ लाई इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो आपने क्या किया? टेलिंग अ लाई इन अ कोर्ट, कोर्ट में झूठ बोल दिया, तो आपने क्या किया? आपने परजुरी कर दी। एक और वर्ड होता है कोर्ट की लैंग्वेज में, और वो होता है एलआईबी। सभी को पता है एलआईबी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। मतलब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स के होते हैं बट एग्जाम्स में आता है। एलिबाई वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कोर्ट में लोग कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर इल्जाम लगा है कि मैंने ये गुनाह किया है, बट इस समय मैं तो मलेशिया घूम रहा था, ये रही मेरी टिकट्स मलेशिया की, ये रही मेरी होटल की बुकिंग मलेशिया की, तो इस समय मैं मलेशिया घूम रहा था। तो ये क्या होता है? ये एलआईबी होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जिस इंसान पे इल्जाम लगा है वो किसी सबूत को यूज कर रहा है ये प्रूफ करने के लिए कि मैं उस जगह पे था ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलो आगे आते हैं। एलिसिट करना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एलिसिट और एक होता है इलिसिट। एलिसिट का मतलब क्या होता है? आप किसी से कोई चीज, ये वर्ब होता है बेसिकली, आप किसी से कोई चीज निकलवाने की कोशिश कर रहे हो। अरे बोलो ना, आप लोग जवाब नहीं देते हो यार, जवाब दो ना, से यस से नो। तो मैं क्या कोशिश कर रही हूँ? आप लोगों से जवाब निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट आई एम ट्राइंग टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। तो एलिसिट का मीनिंग क्या होता है? किसी से रिस्पॉन्स या किसी से रिएक्शन निकलवाने की कोशिश करना। इलिसिट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है? कोई चीज कैसी है? इलीगल है, कोई चीज कैसी है? इलेजिटिमेट है, उसको क्या बोलते हैं? इलिसिट। इवोक करना, एक्सट्रैक्ट करना, ड्रॉन आउट करना भी सामने वाले से कोई जवाब निकलवाना।
एंटोनिम सप्रेस कर दिया, दबा दिया, स्टिफल कर दिया। स्टिफल का मीनिंग क्या होता है? गला घोट दिया, उसको दबा दिया। तो टीचर के सवाल ने बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस निकलवाए स्टूडेंट्स से। तो स्टूडेंट्स को बोला कि बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेस दो, तो टीचर के क्वेश्चंस ने आंसर निकलवाए। अच्छा, एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा, थॉटफुल की यहाँ पे बात हो रही थी। द वर्ड इज पेंसिव। पेंसिव टोन होती है कभी कभी ऑथर की। पेंसिव टोन का मतलब क्या होता है कि ऑथर की टोन थॉटफुल तो है, ऑथर सोच तो रहे हैं, विचारों में तो चले गए हैं, लेकिन ऑथर साथ के साथ सैड भी हो रहे हैं। उस तरह की टोन को बोलते हैं पेंसिव टोन। सिर्फ सोच रहे हैं गहराइयों में, वो टोन क्या होती है? कंटेम्पलेटिव टोन। पेंसिव सोचने के साथ गहराइयों में है। अच्छा, पुरानी मेमोरीज को याद करके सैड हो रहे हैं, वो टोन क्या होती है? नॉस्टैल्जिक टोन। और सिर्फ पुराना सोच रहे हैं तो वो टोन होती है रेट्रोस्पेक्टिव टोन। एग्जाम में टोन के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो पेंसिव इज थॉटफुल एंड सैड, contemplative is only thoughtful, nostalgic is memories and sad, retrospective is only related to past. चलो अगले वर्ड पे आते हैं, एब्डिकेट करना। राजा ने क्या किया? अपना थ्रोन एब्डिकेट कर दिया। अब दे दी कैट मीन्स त्याग दी। त्यागने का वर्ड क्या होता है? रिनाउंस। रिनाउंस और डिनाउंस में कंफ्यूज मत होना, दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। आपने किसी चीज को त्याग दिया मतलब आपने उस चीज को सरेंडर कर दिया, आपने क्विट कर दिया। आपने हार मान ली मतलब आपने क्या किया? ईल्ड कर दिया। आपने गिव इन कर दिया, आपने गिव अप कर दिया, हार मान ली। आपने फॉरसेक कर दिया, आपने रेलिंक्विश कर दिया, मतलब आपने क्या किया? हार मान ली कि भाई ठीक है, मैंने जो किया वो गलत किया, या मैं अब हार मानता हूं। आपने थ्रो इन द टावल, हमने एक इडियम पढ़ा था, याद होगा, मीन्स हार मान ली। किसी चीज को छोड़ने का वर्ड होता है सीड कर देना, मतलब ठीक है छोड़ दिया उस चीज को। अच्छा, किसी इंसान को हरा देने का पूरी तरीके से वर्ड होता है कैपिट्यूलेट कर देना। कैपिटुलेट वर्ड कहां से बना है? कैप से बना है। तो किसी का कैप जो है आपने हटा दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर सामने वाले के लिए यूज कर रहे हो तो आपने उसको हरा दिया, अगर उस इंसान के लिए यूज कर रहे हो मतलब उस इंसान ने हार मान ली कि चलो ठीक है यार मैं सरेंडर करता हूं, अब मैं नहीं लड़ूंगा। जबकि डिनाउंस वर्ड बिल्कुल ही अलग था। इसका मतलब क्या था? किसी की बुराई करना, कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर करना, कास्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, चाइड करना। बहुत सारे वर्ड्स हमने बुराई करने के पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। हाँ, रेज अ वाइट फ्लैग भी होता है, राइट, वेरी गुड। रेज अ वाइट फ्लैग का मतलब भी क्या होता है कि भाई मैं हार मानता हूं। अच्छा, एक बच्चे का इडियम, एक बच्चे ने भी कमेंट किया है, होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। ये इडियम बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका मतलब होता है कि आप शांति चाहते हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हार मान लिया, इसका मतलब ये है कि आप क्या कह रहे हो कि भाई शांति कर लेते हैं। तो होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच को भी स्टार मार्क करके लिखेगा, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव जो सिंबल होता है ना, वो शांति का होता है। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि लड़ाई वड़ाई बंद करते हैं, अब शांति को स्थापित करते हैं। तो टू ऑफर पीस कह सकते हैं। तो एब्डिकेट इज त्याग देना, अपने थ्रोन को, ऑफिस को, डिग्निटी को, किसी भी चीज को त्याग दिया, रेलिंक्विश कर दिया, रिनाउंस कर दिया, रिजाइन कर दिया। एंटोनिम्स अज्यूम कर लिया, क्लेम कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया। तो राजा ने सोचा कि वो थ्रोन को त्याग देगा, किसके लिए? सन, अपने सन के फेवर। अगला वर्ड है इम्पेरल करना। इम्पेरल करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खतरे में डालना। तो अगर आप किसी चीज को इम्पेरल कर रहे हो, पेरिलस वर्ड पढ़ा था ना, याद है अभी? तो पेरिलस था खतरनाक, इसी का वर्ब फॉर्म होता है इम्पेरल करना, मीन्स किसी चीज को खतरे में डालना। टू पुट एट रिस्क ऑफ बीइंग हार्म्ड, इंजर्ड और डिस्ट्रॉयड। तो एंडेंजर करना, खतरे में डालना। जियोपर्डाइज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। जब भी ये वर्ड आता है मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लेपर्ड बनाने का मौका मिल जाता है, जो बिल्कुल लेपर्ड जैसा ही लगता है। ये मान लो लेपर्ड शेर का भाई है, तो लेपर्ड को देख के डर जाओगे ना,
तो जियोपार्डाइज वैसे याद कर सकते हो कि खतरनाक चीज है, या जियोपार्डस खतरनाक है और जियोपार्डाइज मीन्स खतरे में डालना। इसका नाउन फॉर्म भी बहुत बार एग्जाम में आया, दैट इज जियोपार्डी। इसका मीनिंग क्या होता है? डेंजर। मैम हमको तो ये लेपर्ड नहीं लग रहा, यही तो खास बात है बेटा ड्राइंग की, मैं बनाती कुछ और हूँ, आपको लगता कुछ और है। दिस इज माई आर्ट। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गया? प्रोटेक्ट करना, सेफ गार्ड करना, सिक्योर करना मीन्स बचा के रखना। माशाअल्लाह मैम। तो पॉल्यूशन जो है खतरे में डाल सकती है मरीन लाइफ को। मरीन का मतलब क्या? समुद्र की जिंदगी को पॉल्यूशन जो है खतरे में डाल सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं, और हमारा वर्ड क्या है? आवर वर्ड इज कॉपी। किसी चीज की कॉपी क्या होती है? फैक्सिमिली। ध्यान से देखोगे तो सिमिली शब्द का मीनिंग क्या होता है? सेम। जैसे मैंने बोला इट इज एज कूल एज आइस, ये इतना ठंडा है जैसे कि बर्फ होती है। तो ये क्या है? सिमिली है। दो शब्द होते हैं, एक सिमिली होता है और एक मेटाफर होता है। दोनों में डिफरेंस समझते हो? मेटाफर होता है, मैंने बोला इट इज आइस, ये आइस ही है, या इट इज लाइक आइस, या मैं लाइक बोलूंगी तो सिमिली हो गया। मेटाफर का थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल कर लेता है, ही इज द महात्मा गांधी ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का महात्मा गांधी ही है। तो ये क्या है? मेटाफर। तो मेटाफर में तो आप बोल देते हो बिल्कुल ही एक जैसे हैं, और सिमिली में आप एज और एज वर्ड का यूज करते हो या लाइक वर्ड का यूज करते हो। यंग पीपल से जो रिलेटेड हो उसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। जुवेनाइल में JUV रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है यंग। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, हमने भी बहुत बार क्लास में कवर किया, रेजुविनेट करना। रेजुविनेट करना, या फिर एक वर्ड होता है रिसस्किटेट करना। इन दोनों शब्दों का मीनिंग क्या होता है? फिर से जवान स्किन दिख जाए। तो बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं जो कहती हैं कि हम आपकी स्किन को रेजुविनेट कर देंगे, हम आपकी स्किन को एकदम यंग बना देंगे फिर से। तो जूव रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? यंग। एक ऐसा इंसान जो कान लगा के सुन रहा होता है। जनरली एकता कपूर के सारे सीरियल्स में कोमोलिका क्या करती थी? अनुराग और प्रेरणा की बात को कान लगा के सुन रही होती थी, क्या बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपर। पूरा कान लगा के सुन रहा होता है, जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इम्प्लेकेबल। प्लेकेट करने का मतलब क्या होता है? प्लेकेट एक वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है सुकून देना, किसी इंसान को काम डाउन करना या किसी चीज को सुकून देना। तो इम्प्लेकेबल, जिसको आप शांति नहीं कर पा रहे हो। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। टर्न टू, कैन आई टर्न टू यू फॉर सपोर्ट? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं, तुम मुझे हेल्प करोगे? तो किसी इंसान के ऊपर के पास जाना, उसकी से मदद मांगने के लिए, मीन्स टर्न टू दैट पर्सन। रिलाई ऑन के कुछ सिनोनिम्स बता दो मुझे। काउंट ऑन, यू कैन काउंट ऑन मी ना, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। बैंक ऑन, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। यू कैन बैंक ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। यू हैव माई बैक, आपके पास मेरा सपोर्ट है, डोंट वरी। लैच ऑन टू, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए थे, दो लड़कियां थी, दोनों को ही एक वाला पसंद आया, तो एक ने फट से जाके उसको सिलेक्ट कर लिया और बोला ये तो मैं ही लूंगा या मैं ही लूंगी। तो किसी चीज को सिलेक्ट करना एंथुजियास्टिकली और ईगरली, कि मैं कर लेती हूँ, अगर किसी और ने कर लिया तो मेरा नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगी इसे, उसको बोलते हैं लैच ऑन टू। सेट असाइड, जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं? बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसा सेट असाइड करते जाते हैं, कुछ पैसा अलग से रखते जाते हैं। सेट असाइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलग से रख देना फ्यूचर यूज के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए। दे सेट असाइड सम अमाउंट। स्टैंड आउट, कि तुमने ये जो रेड कलर का एकदम गॉडी, गॉडी का मतलब क्या होता है? चमकीला भड़कीला, और इस पे जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी करवा के जो तुमने सूट पहना हुआ है या शेरवानी पहनी हुई है, ये इसकी वजह से तुम स्टैंड आउट कर रहे हो पूरे क्राउड से, बिल्कुल अलग दिख रहे हो। तो स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल अलग दिखना। एक स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है? कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको एकदम अलग दिखाती है। तो स्टैंड आउट कर रहे हो मीन्स सबसे अलग दिख रहे हो। चमकीले भड़कीले चीज को क्या बोलते हैं? गॉडी। dazzling, राइट। फ्लैशी,
चलो इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं. अ फ्लैश इन द पैन, पैन जिसमें कुकिंग करते हैं, उसमें बस एक फ्लैश आया है, मतलब ऐसा लगा है सक्सेस 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 मिल रही है, लेकिन मिली नहीं, चली गई. फ्लैश क्या होता है? बिजली चमकती है, चली जाती है, तो टेम्पररी सक्सेस है. स्टार्टिंग में लग रहा था अच्छा है, बट कोई ऐसा लॉन्ग टर्म नहीं रहा, निकल गया वो. अ फ्लैश इन द पैन मीन्स क्षण भर की सक्सेस. फ्लाई ऑफ द हैंडल, मम्मी ने क्या किया, बेलन लिया और उसको इतनी बुरी तरीके से आप पे अटैक करा कि उसका हैंडल निकल गया. इसको ऐसे याद कर सकते हो. या कोई एक कुकर लिया और उससे आपको मारने को हुई कि उसका हैंडल फ्लाई ऑफ करके चला गया. मतलब उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है. सडनली बिकम वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में आ गई है. लूज वंस टेम्पर, अपना टेम्पर लूज कर गई है. जस्ट वन सेकंड. चलो अगला देखते हैं. कट द मस्टर्ड. या तुम ना मेरे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाओगे कभी. मीन्स यू कैन नॉट कट द मस्टर्ड. जो तुमसे एक्सपेक्टेड, अगर तुमने उसको मीट कर लिया तो तुमने कस्टर्ड कट कर लिया, नहीं तो नहीं किया. हम बचपन में बहुत खाया है बेलन. चलो नेक्स्ट इज स्टील समवंस थंडर. किसी की चमक थी, आपने चुरा ली. जनरली मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज तो काम करते हैं, उनकी टीम काम करती है और सारा का सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं. तो दे स्टील देयर थंडर, वो उनका थंडर स्टील कर लेते हैं. लास्ट इज बरी द हैचेट. लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. यार जो हुआ मिट्टी पाओ ना, मतलब छोड़ो ना उसे. जिस टॉपिक पे लड़ाई चल रही थी छोड़ो उसे, अब पुरानी बात हो गई. अब क्या करते हैं, रिकॉन्सिलिएशन करते हैं. रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है, अब रिश्ते दोबारा से अच्छे करते हैं, अब फ्रेंडशिप करते हैं. हाँ, लड़ाई को खत्म करते हैं. लेट्स बरी द हैचेट. जिस टॉपिक पे लड़ाई हो रही थी उसी को बरी कर देते हैं, उसी को गाड़ देते हैं. आप उसके बारे में कोई बात नहीं. समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4500 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4500 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे. तुरंत की तुरंत, एवरीवन विल लाइक द सेशन. अलार्मिंग शिफ्ट. अलार्मिंग मीन्स चौंका देने वाला, शिफ्ट मीन्स बदलाव. तो चौंका देने वाला चेंज आया है. यूएस गवर्नमेंट और फ्री स्पीच राइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, हकों की बात करने वाले हैं स्पीच को लेके. चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं. पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे. रीड इट एवरीवन. चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्टेट के जो वहां सेक्रेटरी है मतलब एक पोजीशन का नाम है, मार्को रूबियो हैज कंफर्म्ड, इन्होंने इस बात की पुष्टि दी है, दैट देयर इज एन ऑनगोइंग प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, टू रिवोक, कैंसिल करने का. किस चीज को कैंसिल किया जा रहा है, द वीजाज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स. तो फॉरेन बच्चों के वीजाज को खत्म किया जा रहा है. तो वो स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एक्टिविटीज, वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि क्या है, काउंटर है. काउंटर मीन्स अपोज कर रही है. किस चीज को अपोज कर रही है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, हमारी कंट्री के फायदे को, कंट्री की चीजों को वो अपोज कर रही है. ऐसे फॉरेन बच्चों का वीजा कैंसिल किया जा रहा है.
टू आवर फॉरेन पॉलिसी, किस चीज को वो काउंटर कर रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी को काउंटर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। रिपोर्ट सजेस्ट, रिपोर्ट्स बताती हैं दैट सेवरल हंड्रेड वीजाज, बहुत सारे वीजाज को रिवोक कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, विच इंक्लूड, और उसमें से वो भी हैं जो इंडियन बच्चों के पास हैं। दीज रिपोर्ट्स, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये भी दर्शाती हैं दैट द यूएस गवर्नमेंट, की यूएस की सरकार क्या कर रही है, सर्वेलेंस करे, सर्वेलेंस मीन्स नजर रख रही है, किस चीज पर नजर रख रही है, सोशल मीडिया एक्टिविटी पे, वो लोग सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं एज अ बेसिस, और उसको एक बेसिस मान रही है, उसको एक बेस मान रही है, उसको एक कारण मान रही है इन रेवोकेशंस का, इन वीजास को कैंसिल करने का। मतलब सोशल मीडिया पे बच्चे क्या पोस्ट कर रहे हैं। मिस्टर रूबियो ऑल्सो रेफरेंस, मिस्टर रूबियो ने और किस बात का मेंशन किया, रेफरेंस किया, मतलब उस बात को मेंशन किया, द मोर ट्रबलिंग, और भी ज्यादा ट्रबलिंग एस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले पहलुओं का, जो कि गाजा वॉर के प्रोटेस्ट के थे। ज्यूइश जो बच्चे थे उनको रिपोर्टेडली पता लग रहा था कि ज्यूइश बच्चों जो को हैरेस किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, और यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं उनको ऑक्यूपाई किया जा रहा था। इन दिस व्यू, उनके व्यू में, इफ एन एक्शन, अगर कोई एक्शन वुड जस्टिफाई, वो जस्टिफाई करता है डिनाइंग अ वीजा, कि हम वीजा मना कर दें एट द एप्लीकेशन स्टेज, तो जब कोई इंसान अप्लाई कर रहा है वीजा के लिए, अगर हम किसी बेसिस पे उस समय वीजा को मना करते हैं तो इट इज ग्राउंड्स, तो उसी कारण को हम यूज कर सकते हैं वीजा के इशू होने के बाद भी मना करने के लिए। तो ऑथर ने क्या बोला, सेक्रेटरी जी ने बोला कि भाई अगर हम किसी रीजन से आपका वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे कैंसिल कर रहे थे तो हमारे पास पूरा हक है, इशू करने के बाद भी हम कैंसिल कर सकते हैं उसी कारण की वजह से। हाउएवर, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये जो एक्शन लिया जा रहा है, ये चिंताएं उठा रहा है अबाउट द यूएस गवर्नमेंट, की यूएस गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। स्टैंड मीन्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, उनके नजरिए को लेके चिंताएं उठ गई हैं। किस टॉपिक को लेके, नजरिए को लेके, फ्री स्पीच राइट्स। क्या फॉरेन नेशनल्स के पास, क्या फॉरेन बच्चों के पास, फॉरेन स्टूडेंट्स के पास क्या फ्री स्पीच राइट्स नहीं है? क्या वो अपने मन की बात नहीं बोल सकते? अगर वो उस कंट्री में लीगली रह रहे हैं, उनको वीजा मिला था और वो उस कंट्री में रह रहे हैं, अमेरिका ने खुद उनको वीजा दिया था, तो क्या उनकी फ्री स्पीच राइट्स उनसे छीनी नहीं जा रही है अगर उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, या उनका वीजा कैंसिल किया जा रहा है? तो पैसेज समझ आया सभी को? चलो, ट्रंप चाचा जी की बात हुई है, क्या क्या वो गलत गलत चीजें कर रहे हैं, उनमें से एक चीज ये भी है। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे मुझे सभी लोग। काउंटर का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। ये बता दो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। हेल्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। ट्रबलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। ये बता दो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। ये बता दो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करेंगे, और एक राइज, रेज, अराइज और अराउज, इन चारों वर्ड्स में डिफरेंस बता दो। चलो, काउंटर यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट आर व्हाट, दैट के बारे में बता रहा है ना, एक्टिविटीज जो कि क्या है, तो एक्टिविटीज के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है। हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हेल्ड का कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली आती है, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ट्रबलिंग एस्पेक्ट नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव हो गया, ट्रबलिंग एडजेक्टिव है। V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो ये बेसिकली क्या है, पैसिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस का। यहां पे पार्सिंग करते हैं, हाउएवर एडवर्ब है, दिस एडजेक्टिव है, डेवलपमेंट नाउन है, रेजेस वर्ब है, कंसर्न्स नाउन है, अबाउट प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, यूएस गवर्नमेंट नाउन है, स्टैंड्स नाउन है, ऑन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, फ्री एडजेक्टिव है, स्पीच नाउन है, राइट्स भी नाउन है, अब इस पूरे फ्री स्पीच को एडजेक्टिव मान के इसको भी नाउन मान सकते हो। ऑफ प्रेपोजिशन है, फॉरेन एडजेक्टिव है, नेशनल्स नाउन है, हु कंजंक्शन है, रिसाइड वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, कंट्री नाउन है, लीगली एडवर्ब है।
मैम हाउएवर एडवर्ब क्यों है? क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है। अगर दो सेंटेंसेस के बीच में आ रहा होता तो एक तरीके से वो कंजंक्शन हो जाता, लेकिन इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है। ये कनेक्टर तो है लेकिन ये एडवर्ब है। जब भी कोई सेंटेंस, कोई वर्ड पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा होता है वो एडवर्ब होता है। राइज का मतलब होता है उठना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है रिजन। उठना, रेज होता है उठाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रेज्ड और थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड। अराइज इज जगना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अरोज, थर्ड फॉर्म होती है अरिजन। अराउज इज जगाना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है अराउज्ड और थर्ड फॉर्म होती है अराउज्ड। एग्जामिनर का ये फेवरेट वर्ब है, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। उठना, उठाना, जगना, जगाना, चारों वर्ड्स का मीनिंग एकदम अलग अलग होता है। अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहे हैं ऑथर? नॉट ऑल दोज अफेक्टेड बाय दीज वीजा रेवोकेशंस, ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं जो परेशान हुए हैं वीजा को कैंसिल होने की वजह से वो खराब थे। मतलब सारे खराब लोगों का ही वीजा कैंसिल नहीं हुआ है, मतलब कुछ ठीक लोग भी थे, उन बेचारों को भी इम्पैक्ट पड़ गया इसके ऊपर। द राइट टू फ्री स्पीच, कि भाई हर किसी के पास हक है अपनी बात को फ्रीली कहने का, इज एंश्रीन, एंश्रीन में से बसी हुई है फर्स्ट अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसमें राइट टू स्पीच सबको दी गई है। ऑल्दो द अमेंडमेंट, हालांकि ये जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का मीनिंग क्या होता है? जो चेंज आया था। एक्सप्लिसिटली मीन्स क्लियरली, क्लियरली ये रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है कांग्रेस को, मतलब वहां की गवर्नमेंट को, कि वो स्पीच को कर्टेल नहीं कर सकते, वो स्पीच को रोक नहीं सकते। इट हैज लॉन्ग बीन इंटरप्रेटेड ब्रॉडली, बहुत लंबे टाइम से क्या किया गया है, इसको बहुत बड़े लेवल पे समझा गया है। ये पीपल को प्रोटेक्ट करता है, ना केवल सिटीजन्स को। हालांकि जो डिस्टिंक्शन था पीपल और सिटीजन्स के बीच में उस समय जब लिखा जा रहा था इसको, उस समय इतना डेफिनेट नहीं था, लेकिन वो क्या कहता है कि भाई लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लोगों के पास राइट टू फ्री स्पीच होगा। तो भाई लोगों में तो वो लोग भी आते हैं ना जो यूएस के सिटीजन्स नहीं है। तो वेदर दिस राइट एक्सटेंड्स टू फॉरेन नेशनल्स, ये जो हक है ये फॉरेन नेशनल्स जो लीगली यूएस में है, वो ये राइट उन तक है या नहीं, ये आज भी एक ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया का मतलब क्या होता है? जब हमें पता ही नहीं है कि वो सही है या गलत है। ग्रे एरिया मीन्स जिसके ऊपर कंफ्यूजन है। वेरियस लॉज, बहुत सारे लॉज आए फ्रॉम दोज ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के अंत में कुछ लॉज आए, और उस वहां से यहां तक जो रिसेंट अभी नए नए लॉज आए, किस चीज के इम्पैक्ट किससे रिलेटेड, कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या होगा। तो 18वीं सेंचुरी से लेकर अब तक के जो लॉज आए हैं इन्होंने लिमिट्स लगा दी हैं, रोक लगा दी है ऐसे एक्सप्रेशन पे कि लोग अपनी बात खुल के नहीं कर पा रहे। येट फिर भी हिस्टोरिकली अगर हम पहले से देखें, पुरानी बात देखें यूएस में, तो फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं, जो बाहर की कंट्रीज के बच्चे हैं, यूएस में पढ़ रहे हैं या यूएस में काम कर रहे हैं, हैव ऑफन बीन वोकल, वो बोलते हैं। क्रिटिक्स हैं, क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएटर्स हैं। भाई अगर यूएस की डोमेस्टिक कंट्री की पॉलिसी, कोई फॉरेन पॉलिसी उनको खराब लगती है, कुछ भी लगती है, तो वो बोलते हैं, भाई हमेशा से बोलते हैं। और उनके ऊपर तो कभी कोई पनिशमेंट, प्यूनिटिव एक्शन का मतलब क्या होता है? उनके ऊपर तो कभी कोई पनिशमेंट नहीं लिया गया आज तक। अब मिस्टर ट्रंप ऐसे क्या आए हैं कि वो वीजाज ही कैंसिल कर रहे हैं उन बच्चों के।
एंड यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो वहाँ के कॉलेजेस हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, और वो भी हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं। डिफेंड का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। वो भी हमेशा प्रोटेक्ट करती है फ्री स्पीच राइट्स को, बच्चों की भी और एकेडमिक्स की भी। तो ऑथर ने वही बोला कि भाई बच्चों के पास फ्री राइट है बोलने का, और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अमेंडमेंट आया था उसमें भी लिखा हुआ था, और उसमें कोई सिटीजन्स वर्ड नहीं लिखा हुआ था कि सिटीजन्स के पास है, उसमें लिखा हुआ था लोगों के पास है, पीपल के पास है। तो सब लोग इसको अलग अलग इंटरप्रेट कर देते हैं, और ये चीज़ तो पहले से होती आ रही है, लेकिन इस बार जिन बच्चों ने कुछ भी बोला है खराब या कुछ भी शेयर किया है, उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन यूएस गवर्नमेंट ले रही है। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा होता है? डिस्पाइट इट्स इम्परफेक्शंस, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद भी बोथ हिस्टोरिक, हिस्टोरिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? देखो, हिस्टोरिक इज हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल दोनों का मीनिंग होता है हिस्ट्री से रिलेटेड, लेकिन हिस्टोरिक का मतलब हो जाता है जो इंपॉर्टेंट भी है हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल मीन सारा हिस्ट्री से रिलेटेड। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि कैप्चर किया गया था जापानीज अमेरिकन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस ने क्या किया था? जब जापानीज अमेरिकन को बंदी बना दिया था। एंड ऑनगोइंग, और अभी भी क्या चल रहा है? सिस्टेमिक रेशियल इनइक्वालिटीज चल रही है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में डिफरेंस किया जाता है। तो यूएस जो है एक बीकन रहा है, बीकन का मतलब क्या है? एक लाइट रहा है। बीकन क्या होता है? गाइडिंग लाइट। तो यूएस में हालांकि कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यूएस में हमेशा लिबरल वैल्यूज रही हैं। लिबरल मींस फ्रीडम को हमेशा इंपॉर्टेंस दी गई है, और ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कि रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चीजें फॉलो की जाती है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से ही सारा का सारा प्रोसेस किया जाता है, मतलब फेयर लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, चीजें फेयर होती हैं, चीजें खराब नहीं होती। दीज आर प्रिंसिपल्स, यूएस के ये सिद्धांत हैं जिनको पूरी दुनिया जिनकी तारीफ करती है, एडमायर्ड अराउंड द वर्ल्ड, ऑफन मोर देन इट्स मटेरियल वेल्थ। यूएस के पैसे की उतनी तारीफ नहीं होती जितनी यूएस की वैल्यूज की तारीफ होती है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज की इतनी तारीफ नहीं होती जितनी यूएस की वैल्यूज की तारीफ होती है। फॉर मैनी, बहुत सारे लोगों के लिए, इट इज द कमिटमेंट टू वैल्यूज, कि यूएस अपनी वैल्यूज को पूरा करता है, उसमें कमिटेड है, उनको फॉलो करता है, जैसे कि फ्री स्पीच, जिसकी वजह से यूएस बहुत ही एक्सेप्शनल है, जिसकी वजह से हर किसी का सपना होता है यूएस जाने का, यूएस इतना बढ़िया है। लेकिन अब वो जो कमिटमेंट है वो अब ऐसा लग रहा है कि वो रिस्क पर है। जो यूएस सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि चीजें ठीक हो रही है या नहीं हो रही हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब है कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द अब्यूज ऑफ पावर, कि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, शुड असर्ट इटसेल्फ, उस चीज को अब सामने आना पड़ेगा। अगर मिस्टर ट्रंप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस चीज को बीच में आना पड़ेगा? परहैप्स मींस शायद जुडिशियल इंटरवेंशन को बीच में आना पड़ेगा। जुडिशियल इंटरवेंशन का मतलब क्या है? जुडिशरी, वहां के कोर्ट्स को बीच में आना पड़ेगा अगर कोई भी इंसान अपनी पावर का गलत यूज करता है तो, टू रेन इन, जिससे कि वो कंट्रोल कर सके। रेन इन का मीनिंग क्या है? वो कंट्रोल कर सके द ओवर रीच, ओवर रीच मीन जो अपनी पावर्स का मिसयूज किया जा रहा है, किसके द्वारा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और जुडिशरी को बीच में आना पड़ेगा और प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्व का मतलब है प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे वो फ्रीडम्स जो अमेरिकन डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं, और वो चीजें जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती हैं। तो ऑथर ने लास्ट में वही बोला कि भाई मिस्टर ट्रंप अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। यूएस हमेशा से बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, हमेशा से वैल्यूज को फॉलो करता है। अगर मिस्टर ट्रंप को ठीक कर सकती है तो सिर्फ जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकता है, जुडिशरी को ऐसा करना चाहिए।
क्लियर हुआ सभी को आर्टिकल? टोन क्रिटिकल है, मिस्टर ट्रम्प की बुराई करी है, ऑथर चिंतित है अमेरिकन स्टूडेंट्स को लेके, अमेरिकन इंडियन स्टूडेंट्स को लेके, वो इंडियन स्टूडेंट्स को लेके। अमेरिकन इंडियन नहीं बोलेंगे, इंडियन बोलेंगे जिनके पास वीजा था, और केयरफुल होने को भी ऑथर बोल रहे हैं। चलो क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं कितने लोगों को पैसेज समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग। प्राइमरी कंसर्न क्या उठाया गया है इस पैसेज में रिवोकेशन को लेके? फ्री स्पीच राइट्स को लेके, है ना? आंसर इज बी। वेरी गुड। यूएस इमिग्रेशन लॉस टाइटन कर रहा है, बच्चों से बात नहीं कर रहा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बेसिस पे यूएस के वीजा रिवोकेशंस हो रहे थे? जो बच्चे ऐसे एक्शंस कर रहे थे जो यूएस की पॉलिसीज के खिलाफ थे। आंसर इज सी। वायलेंट एक्टिविटीज कर रहे थे सिटीजन्स के अगेंस्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस कंप्लेंट्स नहीं। सी। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यूएस के ऊपर? यूएस ने हमेशा फ्री स्पीच राइट्स को अपहेल्ड किया, विदाउट एक्सेप्शन। नहीं, एक्सेप्शन तो थे, तो ये तो गलत हो गया। यूएस अब अपहोल्ड नहीं करता है, यूएस का रिस्पेक्ट होता जा रहा है, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है। इनपरफेक्ट है, लेकिन यूएस ने हमेशा सिक्योरिटी को ऊपर रखा है, फ्रीडम्स के को लेके उल्टा है। इम्परफेक्ट है, लेकिन उसकी तारीफ की जाती है अपनी कमिटमेंट को लेके। आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, 4600 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट 4600 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे सेशन को सभी लोग, तुरंत की तुरंत। NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्लासरूम में पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक, बड़ा प्यारा आर्टिकल लग रहा है। चलो स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना। चलिए ऊपर ऊपर से पढ़ के सभी लोग मुझे मेन आइडिया बताएंगे। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैसेज? हाँ जी, व्हाट इज द मेन आइडिया? मेन आइडिया क्या निकला? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है कहती है कि फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए। जब से पॉलिसी आई है, इन्होंने सरकार ने बहुत कोशिश की है कि हर बच्चे के पास फाउंडेशनल एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब उसको पढ़ना भी आए, लिखना भी आए और नंबर्स भी आए। ये इनका गोल रहा है। इसको रिलीज़ किया गया था। मोर देन 80% जो बच्चे हैं उनको विजिट किया गया, एक सर्वे किया गया बेसिकली। 75% में एक टीचर को ट्रेनिंग भी दी गई। 24 क्लासरूम्स में ग्लिम्पसेस भी दिए गए कि कैसे ये चेंजेस हो रहे हैं। तो बेसिकली पूरा ऊपर ऊपर से हमने पढ़ा, तो हमको मेन आइडिया समझ में आया कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की स्किल्स देनी है बच्चों को, कि बच्चे नंबर्स से भी डील कर पाएँ और बच्चे पढ़ना लिखना भी सीख पाएँ। तो उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। सरकार ने एक सर्वे भी किया जहाँ पे अलग अलग स्कूल्स में गए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी, तो ये सारी की सारी चीज़ें हुई। अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे।
हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? पहला कंक्लूजन जो कि क्लियर था, क्या पता चला? कि जो लॉजिक है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सबको बता दिया गया। 8 स्टेट्स में ज़्यादातर स्कूल्स में जो राइटर्स थे उन्होंने विजिट किया, बच्चों ने फोकस बताया, टीचर्स ने बताया और सबको अप्रूव हो गया। दूसरी चीज़ क्या थी कि एटीट्यूड में चेंज जो लाना था वो देखने को मिला। चैलेंज और अपॉर्चुनिटीज अलग अलग थी। एक क्लासरूम था जिसमें बहुत सारे क्लास 2 के बच्चे थे, लेकिन उनके पास स्पेस नहीं था कि वो मूव नहीं कर पा रहे थे, तो उनको एक अलग अप्रोच की ज़रूरत थी। फिर उन वाले बच्चों के कंपैरिजन में जो बच्चे बाहर बैठ के पढ़ रहे थे, बहुत सारे टीचर्स ने बोला कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। स्पेस बनाना प्रैक्टिस के लिए, डिस्कशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या है कि हर एक जगह के अपने अलग अलग चैलेंजेस थे। कुछ जगह के चैलेंजेस ये थे कि जगह बहुत छोटी थी, कुछ जगह के कुछ और चैलेंजेस थे, कुछ जगह बच्चे आउटडोर्स में पढ़ रहे थे तो वहां जगह थी। तो हर जगह के अलग अलग चैलेंजेस थे, ये पता लगा इस सर्वे से। लास्ट पैराग्राफ, आखिरी पैराग्राफ क्या कह रहा है? फिर ट्रेनिंग के बाद भी सपोर्ट सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स अलग अलग डिफर कर रही थी, कहीं कुछ ज़्यादा सपोर्ट था, कहीं कम सपोर्ट था। टीचर्स जिनसे हमने बात करी वो कोई सपोर्ट के बारे में बात ही नहीं कर पा रहे थे। ट्रेनर्स थे, अगर टीचर्स करना चाहे, कहीं कहीं जगह तो ट्रेनर्स थे सपोर्ट के लिए, कहीं कहीं जगह ट्रेनर्स नहीं थे। मॉनिटरिंग विजिट्स ने ये तो चलो इंश्योर किया कि लगातार विजिट्स हो रही थी, तो FLN पे फोकस तो था, लेकिन फोकस क्या था कि डेटा कलेक्ट कर लो। टीचिंग लर्निंग पे उतना फोकस नहीं था। कहीं कहीं तो टीचर्स ने बोला कि वहां पे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स एक्चुअल में बता रहे थे कि एक्टिविटी कैसे करनी है क्लासरूम्स में, लेकिन जगह नहीं है प्रैक्टिस करने की, तो टीचर्स जो है गाइडलाइंस को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली कहीं सपोर्ट सिस्टम था, कहीं नहीं था, कहीं तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स आ रहे थे, टीचर्स को बता रहे थे ये एक्टिविटी ऐसे करवाओ बच्चों को, ये एक्टिविटी ऐसे करवाओ, लेकिन कहीं जगह ही नहीं थी बच्चों को एक्टिविटी करवाने की, तो प्रॉब्लम्स भी थी। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे एवरीवन। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हर बच्चा FLN को एक्वायर कर ले बाय द एंड ऑफ क्लास 2, मतलब उसको नंबर्स भी आए और उसको पढ़ना लिखना भी आ जाए क्लास 2 के लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ने क्या इंप्रूवमेंट सजेस्ट किया? ऑथर ने बोला कि भाई जगह क्रिएट करो बच्चों, टीचर्स के लिए ना, कि वो प्रैक्टिस कर सकें, डिस्कस कर सकें और अडेप्ट कर सकें। आंसर इज बी, स्पेसेस की बात हुई थी पूरे पैसेज में। चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स मैच हुए। अ फ्लैश इन द पैन, क्षण भर की सक्सेस। फ्लाई ऑफ द हैंडल, बहुत गुस्सा आना। कट द मस्टर्ड, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स मीट करना। स्टील समवन्स थंडर, किसी और के काम का क्रेडिट आपने ले लिया है। बरी द हैचेट, भाई शांति करो, पुराने झगड़ों को भूल जाओ। हाँ अभी करेंगे पैराजंबल बेटा। 10 वर्ड्स हैं, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोग कमेंट में बताएंगे। सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में बताएंगे ही बताएंगे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। तो मेक श्योर करो सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग लिखें। जो जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर करो कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे। 40% डिस्काउंट एक्टिवेट फिर से हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे RRB PO, RRB क्लर्क, आगे के एग्जामिनेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO, तो 40% का डिस्काउंट सभी को मिल जाएगा 5 अप्रैल तक। कोड आप लगाओगे सफलता NB40। तो मेक श्योर करो कि जितने बच्चों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है वो आज के आज ले लें, जिससे कि उनका परफेक्शन स्टार्ट हो जाए। परफेक्शन 4.0 स्टार्ट हो चुका है, उसकी अभी सिर्फ एक ही क्लास हुई है, उस क्लास को आप रिकॉर्डेड देख सकते हो।
ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 40% का डिस्काउंट सभी को मिल जाएगा। सफलता इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। और आज रिजल्ट भी आने वाला है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं रिजल्ट के लिए। शेयर कीजिएगा। सफलता पार्टी 13th को होगी। बाकी सारी डिटेल्स एक बार रिजल्ट आ जाए फिर हम बता देंगे सफलता पार्टी की। टेलीग्राम चैनल्स ये हैं, यहाँ पे सारी PDF सारी मैगजीन मिल जाएगी। कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। अच्छा, अब आ जाते हैं पैराजंबल पे। तो लेट्स कम टू दी पैराजंबल। तैयार हैं सभी लोग पैराजंबल के क्वेश्चन के लिए? चलो, ये रहा पैराजंबल सभी की स्क्रीन पे। सॉल्व करेंगे इसे एवरीवन। Just 1 second. विजिबल है सभी को पैराजंबल? चलो, A small Italian village has prohibited its residents from becoming seriously ill. एक छोटे से विलेज ने अपने रेसिडेंट्स को रोका है कि भैया बीमार नहीं पड़ सकते। ही लिखा हुआ है, ऑल्सो लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि विलेजेस का जो सर्जरी है वो सिर्फ रुक रुक के ओपन होगी, और वो वीकेंड्स के दौरान कोई कवर नहीं देगा, हॉलीडेज में कोई कवर नहीं देगा, या ऑफिस के टाइम के बाद कोई कवर नहीं देगा। द विलेज लिखा हुआ है, यहाँ पे अ विलेज लिखा हुआ है। आई होप सभी को पैराजंबल का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी किसी के आगे अ आर्टिकल लिखा होता है, द आर्टिकल लिखा होता है, आ आर्टिकल वाला पहले आता है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। विलेज का नेम है बेलकास्ट्रो, ये सदर्न कैलेब्रिया रीजन में है, इटली का सबसे पुअरेस्ट एरियाज में से एक है। टॉर्चिया क्लैरिफाई किया द मूव, तो कौन सा मूव भाई, कौन सा कदम, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये एक लाइट हार्टेड प्रोवोकेशन है, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई बताना जरूरी है कि भाई लोकल हेल्थ केयर में क्या क्या कमियां हैं। या डिक्री फ्रॉम लोकल मेयर, कहाँ के मेयर हैं, कौन से मेयर हैं, वो कहते हैं कि भाई आप कोई भी बीमारी मत ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करो जिसमें इमरजेंसी मेडिकल हेल्प आपको जरूरत हो, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि पी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। चलो, अब आगे का अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटे से विलेज ने अपने रेसिडेंट्स को रोका है कि वो इल नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ पे ही ऑल्सो मेंशन लिखा हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ था एंटोनी टोर्शिया, और यहाँ पे शॉर्ट नेम लिखा हुआ था। तो हमको इतना समझ में आ रहा था कि टी पहले आएगा, एस और क्यू की क्या पोजिशनिंग होगी ये नहीं समझ में आ रही थी, बट ऐसे समझ में आ रहा था टी एस क्यू ऐसे होगा। यहाँ पे लिखा हुआ था विलेज लोकेटेड कहाँ पे, अ विलेज, द विलेज, तो यहाँ पे आ रहेगा। टी एस क्यू आएगा मतलब टी आएगा। बस हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि एस क्यू होगा या फिर क्यू एस होगा। तो उन्होंने क्लैरिफाई किया इनएडिक्वेसीज, और उन्होंने क्या लिखा, मेंशन किया। चलो, अब आइडेंटिफाई करना है कि क्यू एस होगा या एस क्यू होगा, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके लिए पहले टी को पढ़ते हैं। एक लोकल वहां के मेयर से एक रूल आया कि रेसिडेंट्स जो है कोई भी बीमारी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जिसमें इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत हो। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि विलेज, अच्छा मेडिकल असिस्टेंस की बात तो यहाँ हो रही है, ये तो एक तरीके से मूव है, मतलब पूरा का पूरा कदम। जो बच्चे एस क्यू कह रहे हैं बेटा गड़बड़ कर रहे हो, एस क्यू वाले बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, क्यू एस होगा। टी का एक्सप्लेनेशन है क्यू में, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो टी का एक्सप्लेनेशन क्यू है कि आपको कोई बीमारी नहीं कॉन्ट्रैक्ट करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है। आपको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए जिसको इमरजेंसी केयर की जरूरत हो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है। तो टी का एक्सप्लेनेशन क्यू है, तो क्यू होगा। फिर ये जो पूरा का पूरा कदम है कि डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होंगे, वीकेंड्स पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, हॉलीडेज में डॉक्टर अवेलेबल नहीं होंगे, ये जो है ये मूव, कौन सा मूव? जो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो क्यू और एस का पेयर है, तो एस क्यू के बारे में बता रहा है, क्यू टी के बारे में बता रहा है। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? पी आर टी क्यू एंड एस। ऑल्सो, इसका ऑल्सो है ना, उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया और ये भी मेंशन किया। यही तो करते हैं ऑल्सो वाले बच्चे, गड़बड़ बिना पढ़े अरेंजमेंट कर लेते हैं। हम ऑल्सो लिखा हुआ है तो इसके बाद आएगा। ऑल्सो का मतलब होता है भी, तो इसके बाद भी तो भी आ सकता है। ये बोला, ये भी बोला,
तो ऑल्सो तो इसके बाद भी आ सकता है, ऑल्सो तो इसके बाद भी आ सकता है, तो ऑल्सो से नहीं होगा सॉल्व। क्लियर सभी को? चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।